जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज तारीख 16 और 12 है बुधवार। वैसे अंशु पहलू हम करते नहीं हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन गैप लेते हैं, मगर आज कुछ खबरें ज़्यादा थी, खबरें अच्छी थी जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो बाहर के मौसम की अगर बात करें तो सब बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शाम को हल्की सी बूंदाबांदी हुई और उसका असर देखने को मिला, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली लोगों को। और इसी वजह से फिर हमने सोचा कि चलो स्टूडियो से आज जो महत्वपूर्ण खबरें हैं सिर्फ वो आप लोगों को हम बताएंगे। सवाई माधोपुर ज़िले की, गंगापुर सिटी की और राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं सिर्फ वही आपको बताएंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप शेयर करिए। सर आपको मैं बताऊं, कल जो अंशु पहलू हमारा था उसको बहुत कम लोगों ने शेयर किया सर। और अगर आप इस तरह हमारा साथ नहीं देंगे ना तो फिर हमारी खबरों को बताने का या कहने का कोई औचित्य है ही नहीं। हम चाहते हैं कि जब 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, बिल्कुल हम इस बात को भी मानते हैं कि हमारा जो अंशु पहलू है उसका टाइम फिक्स नहीं है। और आपको पता भी है अच्छी तरीके से कि उसका कारण क्या है, कि हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जब तक कोई अंतिम खबर ना आ जाए तब तक हम ना शुरू करें। दूसरी बात, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर उन्हीं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो रिकॉर्डेड अगर हो तब तो फिर भी चलो टाइम पे उसको अब लगा देते हैं, लेकिन जब लाइव हो तो उसमें 10-5 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आप अगर शेयर नहीं करते ना सर, क्योंकि हम उसके बाद में जब देखते हैं, हमारी पूरी टेक्निकल टीम देखती है कि कितने लोगों ने शेयर किया है, कहाँ तक हमने इन खबरों को पहुँचाया है, तो थोड़ी सी निराशा होती है। हर खबर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हर खबर को बहुत तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ में हम कवर करते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमें लगे कि हम जो कर रहे हैं वो शायद एक बेहतरीन काम है और लोग हमारे साथ हैं। तो वही रिक्वेस्ट है कि आप पहले शेयर करें। चलिए आज की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ घटित हुआ है। आवाज़ कम आ रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि आज की जितनी भी बड़ी खबरें हैं, पहले तो राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ राज्य स्तर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो आई है बेरोज़गारों के लिए, जिनका सवाल ये था कि साहब रीट का पता नहीं क्या होगा, कोरोना बहुत कुछ गड़बड़ कर गया। आपको मैं बता दूं, शिक्षा मंत्री डोटास राजी ने आज घोषणा कर दी है 26 सितंबर को आयोजित होगी रीट की एग्ज़ाम। जी हाँ, 26 सितंबर को रीट की एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं EWS, क्योंकि EWS के जो आवेदन है उनको रिन्यू भी करवाना है बहुत सारे अभ्यर्थियों को, तो वो काम भी चल रहा था। इसको लेकर के 21 जून से 5 जुलाई तक का टाइम दिया गया है कि जो EWS वाले आवेदन हैं वो 21 जून से 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी रीट की एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगी और उससे पहले आप अपनी जो फॉर्म अप्लाई है, फॉर्म रीओपन करने का मामला है, उसको आप कर लें। तो एक तो ये सबसे बड़ी घोषणा हो गई, क्योंकि पहले ही इसी को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी कि साहब पता नहीं ये रीट की एग्ज़ाम कब होगी, इसको लेकर के क्या अपडेट है। तो आज शिक्षा मंत्री ने उसको लेकर के घोषणा जो है वो कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कोरोना की अपडेट की अगर हम बात करें कि सर कोरोना का क्या मामला रहा, तो आज राहत वाली बात रही, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना का जो मामला है ना वो धीरे धीरे वैसे भी अपन रोज़ देख रहे हैं, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं। आज टोटल पूरे प्रदेश में 280 जो है वो नए केस आए हैं, 280, बस इससे ज़्यादा नहीं थे। 280 केस आए हैं, 9 मौत हुई हैं और जयपुर में 58 केस आए हैं कोरोना संक्रमण के। तो कुल मिलाकर के बहुत तेज़ी से आंकड़ा घट रहा है। और इसी के चलते आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि आपको भी अपडेट मिली होगी, इससे नहीं आ रही क्या? तो डायरेक्ट में तो शायद मेरे ख्याल से अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। चलो देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बता देना मुझे, आवाज़ पहले ज़्यादा बेहतर आ रही थी या अब ज़्यादा बेहतर आ रही है, तो वो ज़रूर मुझे बता देना आप। तो
कोरोना को लेकर के जो है वो मैं आपको बता रहा था कि सुकून वाली बात है, तेज़ी से जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, और इसी को लेकर के सरकार जो है ना अब अनलॉक जो है, लॉकडाउन जो है उसको भी मॉडिफाई कर रही है और उसमें भी धीरे धीरे जनता को राहत दे रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से अगर आज की बात की जाए तो आज से रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, पर्यटक स्थल हैं, पार्क हैं, इनको खोलने की सरकार ने इजाज़त दे दी है, यानी अब ये खुल रहे हैं। तो एक तो ये अच्छा काम हुआ। दूसरी बात, अभी ये जो मामला है ना ये 21 तक रहेगा, ठीक है ना। 21 जून के बाद में हो सकता है और भी कुछ रियायतें दी जाएं या और भी बहुत कुछ खोलाया जाए। दूसरी बात, दुकानों का टाइम भी बढ़ेगा, बाज़ारों का जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे राहत मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पटरी पर आ रही है। लोकल परिवहन जो है अब उसकी सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। मेट्रो की जो सुविधा है वो भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रेलवे, भारतीय रेल ने बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी सवारियों के अभाव में। बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिनका चलना बंद हो गया था और बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी। आने वाले समय में धीरे धीरे जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, उनका सफ़र भी अब शुरू होने वाला है। जो बंद था वो भी शुरू होने वाला है, लोकल गाड़ियां भी अब चलेंगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करके सामान्य होने वाली हैं और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो शुरू कर रही है। अगली खबर अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं तो अब गांवों में भी पेयजल की जांच होगी। पीने का जो पानी है उसकी जांच की जाएगी। इसके निर्देश आज सीएम गहलोत ने दे दिए हैं और सीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना जो चल रही है, जल जीवन मिशन अभियान जो चल रहा है हर घर तक नल पहुंचाने का, उसमें शहरी क्षेत्रों में तो चलो हम फिर भी टेस्टिंग कर लेते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसा बहुत सारा है सर जिसमें पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। तो उसका लिए क्या किया जाए, तो एक बड़ा कदम जो है वो राजस्थान सरकार ने उठाया है। और बड़ा जो कदम है वो ये है कि जल जीवन मिशन में जो कार्यकर्ता या सदस्य काम कर रहे हैं अब उनको केमिकल फील्ड टेस्टिंग किट दी जाएगी और वो गांवों में जाकर के पीने के पानी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि वहाँ पानी जो है उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, वो लोगों के पीने लायक है या नहीं है, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार का एक अच्छा कदम इसको माना जा सकता है। आज से कई छूटें मिली हैं और वो जो गाइडलाइन है नई, उसका जो पूरी मजमून है वो हमने हमारे पेज पर डाल रखा है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं कैसे किस तरीके से अब आगे चलेगा। राज्य स्तर की बड़ी खबर एक और है। पीएम आदर्श ग्राम योजना में जिन गांवों का चयन किया गया था, सीएस निरंजन आर्य ने आज जिला कलेक्टर को ये निर्देश दिया है कि उनका तुरंत विकास कार्यों की पूरी सूची बनाई जाए और उन गांवों में विकास के कामों को तेज़ी दी जाए। ऐसे गांव जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किए गए थे, अब उनके विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। एक चीज़ और निकल कर के सामने आ रही है और जो बार बार हम भी कह रहे हैं, कई बार हमने भी ये मुद्दा उठाया है, खाद्य सुरक्षा वाला। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं सर जिनको दरकार है और सरकार ने अपने स्तर पर रियायत तो दी है। जैसे अब प्रधानमंत्री ने या सेंट्रल ने, गवर्नमेंट ने कह दिया कि साहब जो मुफ्त का अनाज है वो नवंबर तक मिलेगा। अच्छी बात है साहब, परिवारों को भोजन मिल पाएगा। लेकिन समस्या ये है सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं, खाद्य सुरक्षा में आना चाहते हैं ताकि उनको लाभ मिले, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वो पोर्टल ही बंद है जिससे वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसमें आएँ, शामिल हों। तो बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील की जा रही है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि खाद्य सुरक्षा में जो नाम लिखवाने वाला पोर्टल है, जो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है, उसको खोला जाए, उसको चालू किया जाए ऑनलाइन, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और लोगों के नाम जुड़ें और वो खाद्य सुरक्षा योजना का फ़ायदा उठा सकें। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि प्लीज़ सर, कोरोना का काल चल रहा था, ठीक है, आपने अपने हिसाब से जो व्यवस्थाएं हो सकती थी बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन अब इस पोर्टल को शीघ्र चालू किया जाए ताकि जो लोग डिज़र्व करते हैं वो अपना नाम इसमें लिखवा सकें और उनको लाभ मिल सकें। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं सर
जो डिज़र्व करते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, वो अभी भी हमारे पास में फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर और कोई तरीका ऐसा है क्या जिससे हमको ये गेहूँ मिल जाए। लेकिन और कोई तरीका है नहीं सर, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द, आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है इसको लेकर के कि जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है उसको शुरू किया जाए, चालू किया जाए। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब बात करें हम हमारे ज़िले की, आज भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी पूरे संभाग की खबरें हम आपको नहीं बताएंगे। सवाई माधोपुर पे चलते हैं, हमारे ज़िले पर। तो एसीबी ने आज कार्रवाई की है। आवाज़ सही है सर? अब दबी हुई आ रही है, चलिए, लेकिन पहुंच रही है लोगों तक, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हेडफोन लगा करके सुन लो सर। आज मैं भी हेडफोन लगा करके ही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो से लाइव कर रहे हैं हम आज, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको व्यवधान हो वॉइस क्वालिटी में, बट आई एम सो सॉरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। चलिए, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी है कि आप तक पहुँच जाएगी ज़रूर। चलिए, अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। तो एसीबी ने कार्रवाई की है आज सवाई माधोपुर ज़िले में। दरअसल सीजीएसटी निरीक्षक जो है वरुण जैन, उनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। जयपुर के रहने वाले हैं, और जो परिवादी है उसने ये आरोप लगाया था कि साहब दुकान का निरीक्षण नहीं करने की एवज़ में ये पैसा, ये घूस मांगी गई थी। और ना सिर्फ सीजीएसटी के जो निरीक्षक है वरुण जैन, बल्कि सीजीएसटी के जो अधीक्षक हैं उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। गोविंद पारासर, उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। एसीबी इस मामले की भी जांच करेगी कि वो कितने इन्वॉल्व हैं इस मामले में। दोनों ही जयपुर के रहने वाले हैं, और एसीबी जो है अब उनके तमाम दस्तावेज़ों को खंगाल रही है। बार बार वही बात आती है कि एसीबी फुल एक्शन में है, लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों के अंदर वो खौफ क्यों नहीं है कि एसीबी कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, किसी भी दिन हमको दबोच सकती है। अब लोग भी तो जागरूक हैं, ये क्यों भूल जाते हैं आप? और अच्छी खासी आपको तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद भी आपका ज़मीर जो है ना वो मर जाता है 10-5 हज़ार रुपये के लिए। बड़ी शर्माने वाली बात है। और मेरे ख्याल से अब इनको सस्पेंड नहीं, ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, ताकि कम से कम बेरोजगार जो है ना उनको नौकरी मिले इनकी जगह। क्योंकि ये तो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे, ठीक है ना। इनकी तो 5,000 10,000 पे नीयत बिगड़ रही है, जबकि 60,000 70,000 80,000 तनख्वाह मिल रही है। रिश्वत का जो खेल है ना वो किसी भी विभाग में बंद नहीं हुआ है सर, ख़त्म नहीं हुआ है वो, और वो लगातार जारी है, जबकि एसीबी भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। तो आज उनको पकड़ा गया। सवाई माधोपुर नगर परिषद में आज 8 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति सरकार ने कर दी है। राजनीतिक नियुक्तियों का दौर चल रहा है साहब इस समय। और कल भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत शानदार पहल की है कि अब इन नियुक्तियों में जो दिव्यांग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। राजस्थान पहला प्रदेश है सर जिसने ये पहल की है। तो इसी सिलसिले में आज सवाई माधोपुर जो नगर परिषद है उसमें भी 8 मनोनीत पार्षदों का चयन किया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है। अगली खबर, कार्यभार संभालते ही जो पुलिस अधीक्षक हैं राजेश सिंह जी, वो एक्शन में नज़र आए, और जितने भी थाने हैं उनकी रिपोर्ट उन्होंने ली है, और अवैध बजरी पर उनका ज़्यादा फोकस है। इसी को लेकर के आज बौली थाने में जो एएसआई थे जोगाराम जी, उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत मिल रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जगराम जी हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं, बौली थाने में एएसआई हैं जगराम जी, उनको लाइन हाजिर किया गया है। और इसी तरह मित्रपुरा से भी लगातार उनके पास में शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है सर, यहाँ से अवैध बजरी का जो खनन है उसको लेकर के लगातार शिकायतें आती हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये जो कारोबार है ये अभी भी फल फूल रहा है। तो आते ही सबसे पहले राजेश सिंह जी ने इसके बारे में एक्शन लिया है। कोतवाली थाना पुलिस सवाई माधोपुर ने आज 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, और आपको मैं बताऊं कि इनमें आरोपी मोनी साहू आलनपुर का रहने वाला है, और दूसरा आकाश, ये भी सवाई माधोपुर का रहने वाला है।
दोनों के पास से बाइक भी बरामद की है और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है सवाई माधोपुर कोतवाली ने। अब जिक्र करते हैं गंगापुर सिटी का, यानी हमारे शहर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। तो सबसे पहली खबर तो ये है कि पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने आज सीएम गहलोत को पत्र लिखा है और पत्र लिखने के पीछे वजूहात ये थे कि एक ऐसी समस्या है सर जिसको हम भी कई बार बता चुके हैं, चाहे आपनी बात में हमने जिक्र किया हो या अनछुए पहलू में जिक्र किया हो। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पटवारियों के और सेक्रेटरी के पद खाली हैं। एक एक पटवारी के पास में, एक एक सेक्रेटरी के पास में 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतें दे रखी हैं। किसानों के काम नहीं हो पा रहे, विद्यार्थियों के काम नहीं हो पा रहे। चलिए अब तक तो आपका एक ही रोना था कि साहब कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी है, स्टाफ उसमें लगा हुआ है, प्रशासन का पूरा फोकस उस पर है। लेकिन साहब अब सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं, स्थिति सामान्य होती जा रही है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं सर जिनमें किसानों के और विद्यार्थियों के काम प्रभावित हो रहे हैं, पटवारियों की वजह से भी और सेक्रेटरी की वजह से भी। पीलोदा आप देख लिए, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है लेकिन उसमें दोनों ही पद खाली हैं, ना वहाँ पटवारी है ना वहाँ सेक्रेटरी है। इससे पहले बामनवास का भी एक मुद्दा मैंने आपको बताया था। जाखोलास शायद गांव था, वो ग्राम पंचायत थी, उसमें पटवारी का पद रिक्त चल रहा है। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। एक एक पटवारी को आपने 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतें दे दी तो वो ना एक को संभाल पा रहा है ना 3 को संभाल पा रहा है। कहाँ तो वो बैठे, कहाँ के वो काम करे, कहाँ के ना करे, ये बड़ी विषम परिस्थिति उनके सामने पैदा हो रही है। तो इसको लेकर के पूर्व विधायक मानसिंह जी ने आज मुख्यमंत्री को गहलोत जी को पत्र भी लिखा है कि साहब ये जो व्यवस्था है ना, इसमें कोताही ना करें और इसकी सबसे पहले व्यवस्था की जाए। शहर में सीवरेज और अमृत योजना मुसीबत बनती जा रही है, कोई सेंस नहीं निकल रहा। बारिश शुरू हो चुकी है और ये तो शुक्र है कि अभी तो प्री मानसून की बारिश है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 10 दिन और लगेंगे मानसून की बारिश आने में। जो 1.5 साल से 2 साल से काम नहीं कर पाए, आपको उम्मीद है कि वो 5 दिन और 10 दिन में कर देंगे? नहीं करेंगे साहब। ट्रैक यूनियन ही बीरबल की खिचड़ी होकर के रह गया हमारे लिए। तो उसी कहानी का पटाक्षेप नहीं हो रहा। 3-3, 4-4 बार वहां से लाइव दिखा चुके हैं हम। सीवरेज का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, सड़कें धंसती जा रही हैं, पेच वर्क हो नहीं रहा और आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत बनने वाली है सीवरेज और अमृत योजना। घर घर कनेक्शन आप कर रहे हैं, पानी कितनी देर दे रहे हैं, पानी का प्रेशर क्या है और सब पता हो रहे। ये और बता दूं मैं, किन किन इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, कितनी देर पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर क्या है, सब कुछ पता है सर, अधिकारियों को भी ठेकेदारों को भी। मगर इतनी बेशर्म हैं ये लोग कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता चिल्ला रही है तो चिल्लाने दो। और जनता पर भी मुझे ताज्जुब होता है कि वो सुकून से अपने घरों में बैठे हैं और या तो हमको बता देंगे या फिर किसी और मीडिया वाले को बता देंगे, मगर खुद आगे जाकर के कोई पहल नहीं करते। बिजली विभाग में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। वो आपको बिल पे बिल दिए जा रहे हैं, आप अपनी शिकायतें हमको बताए जा रहे हैं, वहां पहुंचते हैं, एप्लीकेशन दिए आते हैं, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जब प्रशासन बहरा और अंधा हो जाए ना तो नगाड़े बजाने ही पड़ेंगे और कोई तरीका है ही नहीं। और यह आपका हक है सर। जिस चीज़ का मैं उपयोग कर रहा हूं उसका पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन पैसा उतना ही दूंगा जितना मैंने उपयोग किया है। आप तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सीवरेज और अमृत में भी यही हो रहा है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, शायद विधायक महोदय कुछ करेंगे, शायद एसडीएम महोदय कुछ करेंगे, शायद एडीएम महोदय कुछ करेंगे। सही बताऊं, अगर मुझसे दिल की पूछी जाए तो मैं तो अब से पहले ही इनको भगा भगू करके ये कह देता, भाई साहब हमको ना तो सीवरेज चाहिए ना कोई पेचवर्क चाहिए, आप जाओ यहां से। अमृत योजना में नल लगा दो, दैट्स ऑल।
यही कंडीशन है, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा सर। अमृत योजना वालों की आप बात करें, एक जगह काम कंप्लीट नहीं होता है और ये इतने बेशर्म है, दूसरी जगह जाकर के शुरू कर देते हैं। पिछला काम आपने कंप्लीट नहीं किया और आगे का काम आप शुरू कर देते हैं। जगह जगह आपने खड्डे खोद दिए, पेच वर्क आपका हो ही नहीं रहा। मत करो, बिल्कुल मत करो सर। हम जैसे हैं उसी हाल में हमको रहने दो। अगर भविष्य में होगा, लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो क्या करें बताओ आप तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यही तो हो रहा है और क्या। जितनी जगह भी पेच वर्क हुआ ना, सड़कें धंस चुकी हैं, और जहाँ पेच वर्क नहीं हुआ वहाँ अब मिट्टी धंस करके और उसमें पानी जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, बहुत सारी सड़कों में और बहुत सारे मकानों में भी दरारें आएंगी, क्योंकि ये पानी अंदर ही अंदर ज़मीन में जो है ना ऑब्जर्व होगा, वहीं मरेगा ये पानी, और फिर ये आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी खराब करेगा, उनको भी धराशायी करेगा। यही कंडीशन चल रही है। जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी सर। आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्रशासन को, विधायक महोदय को बताना पड़ेगा ये। क्यों कि बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको कि आप मुसीबतों के ढेर पर बैठे हैं इस समय। ये शहर जो है ना, ये मुसीबतों के ढेर पर बैठा है। अब नहीं चेते ना तो 15 दिन बाद में जब मानसून शुरू हो जाएगा तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला। और ये जितने भी अमृत योजना वाले, सीवरेज वाले ना, ये यहाँ से गो बेंट गौन है, चले जाएंगे। मानसून आ गया साहब, बारिश आ गई, अब तो काम होगा ही नहीं। रोना आप लोगों को और हम लोगों को पड़ेगा। तो अब समय रहते आप चेत जाइए और जो बेहतर कर सकते हैं वो करवाने का प्रयास करिए। बिजली विभाग क्या कहना साहब, कटौती अभी भी जारी है। आंधी आने में 1 घंटा होगी ना, मतलब हवा भी नहीं चली, 2 पत्ते भी नहीं हिले, लाइट बंद। बहाना मिल गया ना, सब मौसम खराब है, सप्लाई तो बंद करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हो आप सप्लाई बंद? मेंटेनेंस किया था ना आपने, तो तार टाइट किए थे, नए खंबे लगा दिए, फिर आने दो बारिश, क्या दिक्कत है? अगर आपकी तैयारियां पूरी हैं आने दो, क्या दिक्कत है? तैयारियां ही नहीं है। बिजली के बिलों की कंडीशन अगर आप देखोगे, पूरी जनता रो रही है, एप्लीकेशन जा करके दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इतनी आसानी है से सुनवाई हो जाएगी आपकी? जब वो बड़े जो बैठे हैं ना वहाँ, सियासत के सबसे बड़े ठेकेदार, जब वो सुनवाई नहीं कर रहे तो ये तो कर्मचारी हैं सर, ये क्या सुनवाई करेंगे आपकी? गहलोत साहब सबको धीरे धीरे राहत देते जा रहे हैं। टैक्स नहीं लग रहा, 3 महीने की छूट दे दी। आज या कल ही, आज ही पढ़ी थी शायद मैंने कोई खबर। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनको आप राहत दे रहे हो, EMI में आप राहत दे रहे हो। आम आदमी ने क्या बिगाड़ा था आपका? मिडिल क्लास फैमिली ने क्या बिगाड़ा था आपका? इसको तो कोई राहत नहीं मिल रही साहब। बल्कि जो स्थायी शुल्क है ना, वो देखना बिलों में, डेफिनेटली आपको गड़बड़ झाड़ा मिलेगा उसमें, बिल्कुल मिलेगा। बिजली के बिलों को लेकर के जनता हाहाकार मचा रही है और मचाएगी, सड़कों पर उतरेगी। क्यों कि जनता की, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली जो है ना, उनकी कंडीशन नहीं है कि वो आपका बिजली का बिल पे कर सकें। और बिजली का बिल अगर सही होता तो पे भी कर देते, मगर जब जनता को पता है कि मेरा बिल आपने गलत भेजा है, और फिर आप दादागिरी से ये सोचें, तानाशाही तरीके से ये सोचें कि हम उसकी वसूली कर लें, इट्स नॉट फेयर सर, ये तो सही नहीं। सोचना पड़ेगा कल्ला साहब को, ऊर्जा मंत्रालय आपके पास है तो इस पर गौर ज़रूर करें। यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण सही चल रहा है? लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत कम कर रहे हैं, है ना, बहुत कम शेयर कर रहे हैं। नींद आ रही है क्या? आज तो आपकी और हमारी बातें होंगी सर। हाँ, तो यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण अनलॉक हो गया, सब कुछ खुल गया, बहुत अच्छी बात है। स्थिति सामान्य होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, अब उन पर आओ।
बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, जिन लोगों को कभी ठेला लगाते हुए नहीं देखा अब वो भी ठेला लगा रहे हैं, मजबूरी हो सकती है उनकी। जहाँ कभी अतिक्रमण नहीं होता था वहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है। इन्होंने ये कंडीशन हो गई सर कि पूरे सड़क को घेर रखा है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, मगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना तो यातायात पुलिस करती है ना नगर परिषद कर रहा। बिल्कुल कड़ा सच है। और सभापति महोदय से मैं कहना चाहूँगा, सर आप कितने ही बड़े दावे कर लो, कितने ही बड़े आप दावे कर लो, लेकिन धरातल पर कोई भी काम सामने होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमको, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप बार बार सफाई की दुहाई देते हैं, करवा रहे हैं, बिल्कुल देनी भी चाहिए, मगर सर चौराहों पर कोई सफाई नहीं हो रही है। कचरे के इतनी जगह मैं आपको ढेर बता सकता हूं जहां आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं और वो पूरा कचरा फैल करके सड़कों पर आता है, उसका उठाया ही नहीं जा रहा है उसको। ये कंडीशन है। ठेले वालों ने, अवैध पार्किंग वालों ने, जिसको जहां मर्जी आती है ना सर गंगापुर में, वो वहां अपनी 4 व्हीलर खड़ी कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और अब मुसीबत और बढ़ेगी। किसानों का काम शुरू होने वाला है, खेती का, ट्रैक्टर आएंगे रिपेयर होने के लिए, खाद बीज लेने के लिए किसान आएगा मार्केट में, कितनी भीड़ बढ़ेगी। समय रहते इन चीज़ों को व्यवस्थित करना ज़रूरी है। छोड़ो अब ये कोरोना, बहुत पीछे पड़ लिए आप इसके कोरोना के, अब तो जो और रायता फैला हुआ है ना उसको समेटने का प्रयास करो आप। बातें करने से कुछ नहीं होगा, रोज़ घूमने से गाड़ियों में बैठ करके कुछ नहीं होगा सर। प्लान बनाओ, सिस्टम बनाओ, इस शहर की आदतों को, इस शहर की यातायात व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर गौर करो। बहुत आइडिया मिलेंगे अगर आप लोगों से बैठ करके प्लान करोगे तो, लोगों से बैठ करके चर्चा करोगे तो, और सुधारी जा सकती है व्यवस्था। सर सख्त होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो सुधरने को तैयार नहीं है गंगापुर के। ये तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं सर। मैं जब भी मार्केट में जाता हूं, मैं ऑटो वालों को, ठेले वालों को बिल्कुल टोकता हूं सर। अगर मेरी जगह कोई और हो ना तो वो लड़ने को उतारू हो जाते हैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि वो थोड़ा सा पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, तो वो तुरंत मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल वैसा मैं साइड में ले रहा हूँ। तेज़ आवाज़ में टेम्पो चल रहे हैं साहब, मतलब साउंड उनका डीजे साउंड चल रहा है साहब। प्लान बनाया था ना आप लोगों ने, तो इनके सबके नंबर नोट करे थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा कि यातायात व्यवस्था हम सुधार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दिखना भी चाहिए, सिर्फ कहो मत, करके दिखाओ उसको। आने वाले समय में लोगों के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। दूसरी बात, ये शहर बढ़ चुका है सर, इस शहर की जनसंख्या बढ़ी है, इस शहर का क्षेत्रफल बढ़ा है, गांवों से लोग तेजी से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा शहर का कि हम क्या बेहतरीन व्यवस्था कर सकते हैं। लोगों का फिलहाल तो निकलना दुश्वार हो रहा है घरों से बाहर, जाम में फंसते हैं लोग, घंटों जाम लगा रहता है। उदयपुर वाले एरिया पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ सर, कंडीशन इतनी ख़राब है कि ठेले वालों ने हालत ख़राब कर रखी है। आज एक दर्शक ने मुझे बताया कॉल करके कि सर ट्रक यूनियन से लेकर के और सदर थाने तक, जो अलीगंज वाला बाईपास चौराया है अपना, वहाँ तक जब अपन जाते हैं, ट्रक यूनियन से यानी शीतला माता के यहाँ पहले से ही मेन ट्रक यूनियन से मान लो आप, ट्रक यूनियन से लेकर के और सदर थाने तक सड़क के दोनों तरफ एक तो कबाड़ियों ने, एक बिल्डिंग मटेरियल वालों ने पूरा सामान सड़क पर डाल रखा है सर। और इतना चौड़ा रूट है वो, लेकिन वो नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल ये कंडीशन है। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? फवारे की प्याऊ तो बड़ी नज़र आ गई आपको है, उसे हटाने के लिए तो आपको 3-3 थानों की पुलिस बुलानी पड़ गई। सारा प्रशासन वहाँ इकट्ठा हो गया एक प्याऊ को हटाने के लिए।
और ये जो रात दिन सड़क पर फैले पड़े हैं ना, ये आपको नज़र नहीं आते कि इनको नोटिस दे दो या इनका सामान जब्त कर लो कि सर ये सड़क आम आदमी के लिए चलने के लिए है, जो व्यक्ति जो साधन यहाँ चलता है ना वो रोड टैक्स देता है। ईंटों के ढेर लगा रखे हैं, कबाड़ियों ने अपना पूरा सामान डाल रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? कोशिश करूंगा कल वहां जाकर के मैं लाइव दिखाऊं और उन लोगों से सवाल जवाब करूं कि आखिर आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी दुकान से भी 5 फीट 6 फीट 10 फीट तक अपना सामान पटकते रहो। बड़े वाहन जो हैं उनका शहर में प्रवेश है, उसका तो कोई नियम ही नहीं है। सीमेंट के भरे हुए बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं वो बाजार में यहाँ खड़े रहते हैं और उनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम होता है। उदय मोड़ से लेकर के गुलकंदी स्कूल तक के हालात देख लो आप कभी भी, कोई ना कोई बड़ा ट्रॉला आपको खड़ा मिलेगा, या तो उसमें से सीमेंट उतरता है या ईंटें उतरती रहती हैं और रोड वन वे हो जाता है। कैसे आ जाते हैं ये? क्या पता नहीं रहता यातायात पुलिस वालों को? सब कुछ पता रहता है, मगर इच्छा शक्ति भी तो हो ना कि यार हमें शहर की यातायात व्यवस्था सुधारनी है ना। चालान कितने काटने हैं इसका ध्यान जरूर रखते हैं। आज का टारगेट कितना है और कितने चालान काटने हैं। यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण इस शहर की सबसे बड़ी मुसीबत और समस्या बनने वाले हैं इन फ्यूचर। अगली बात अगर मैं करूं तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, क्या कहना साहब। केंद्र सरकार ने तो ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि साहब पेट्रोकेमिकल जितने भी हैं इनको हमने अपने हाथ से स्वतंत्र कर दिया, अब इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, हर रोज ये तो द्रौपदी की साड़ी की तरह होता जा रहा है साहब। जितना दुशासन खींचने का प्रयास कर रहा है कृष्ण भगवान उतनी बढ़ाए जा रहे हैं। वही कंडीशन हो गई कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ना, ये रोज बढ़ रही हैं, घटने नहीं रही हैं। कांग्रेस सरकार हो हल्ला कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, साहब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, केंद्र सरकार इसको कम करे। केंद्र सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया। राज्य सरकार जिसने सबसे ज्यादा वेट लगा रखा है। सर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि पेट्रोल किसी दिन 100 से ऊपर भी निकल जाएगा। एक तरफ कह रहे हो किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, क्या खाक दुगनी कर रहे हो आप? दूसरी चीजों के दाम तो आप बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हो। डीजल की या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, आयात निर्यात महंगा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ जितने हैं वो महंगे हो जाएंगे क्योंकि किराया भाड़ा बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा। और सरकार, केंद्र सरकार ये कहकर के नहीं बच सकती कि साहब ये तो अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, इनको हमने स्वतंत्र कर दिया। इतने लापरवाह नहीं हो सकते आप, और इतने गैर जिम्मेदार भी नहीं हो सकते कि पूरा देश त्राई त्राई कर रहा है पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के, और आपके कान पर जू ही नहीं रेंग रही है। आप इसको लेकर के कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं कि बेहताशा जो हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं इसको कहीं तो कंट्रोल करें, आप कहीं तो इस पर नियंत्रण करें, या जनता इसी तरह चिल्लाती रहेगी। बेवकूफ समझ रखा है आपने। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सबसे ज्यादा आम आदमी को परेशान कर रखा है सर, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, और पता नहीं इनके पास में आंकड़े कहां से आते हैं। नहीं साहब, जीडीपी बहुत शानदार चल रही है, महंगाई के आंकड़े उतने अच्छे, मतलब ज़्यादा डरावने नहीं है, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, काय में चल रही है, ये समझ नहीं आ रहा। ये विकास हो कहाँ रहा है और किसके लिए हो रहा है? तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा है, आम आदमी इससे परेशान है। सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। लिमिट होती है आम आदमी की भी, अब पेशेंस की सीमा है सर। हम जैसे, अब आप जैसे, हम जैसे लोग तो ये सोचने लग गए यार गाड़ी ने अचानक एवरेज कम देना क्यों कर दिया शुरू। गाड़ी तो उतना ही एवरेज दे रही है सर,
अब पेट्रोल पहले भी आदत 100 के डलवाने की थी, आज भी 100 के डलवाने की है। समस्या ये है कि पहले 1 लीटर से ज़्यादा आता था और अब 1 लीटर से कम आ रहा है। गाड़ी का एवरेज वही है साहब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और उसका सीधा सीधा फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, आम आदमी की पॉकेट पर पड़ रहा है। और उम्मीद नहीं थी कि सेंट्रल सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं कि अब एक मुद्दा और है, कोरोना के बाद की सिचुएशन, पोस्ट कोविड सिचुएशन। स्टूडेंट जो दो महीने से 3 महीने से अपने घरों में थे, गांवों में थे, मकानों का किराया चल रहा है, कमरों का। जितने भी मकान मालिक हैं, कमरों के मालिक हैं, मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सर, इस महामारी के दौर में हम जितना सहयोग कर सकें किसी का उतना कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन उसे खुशी मिलेगी और वो ज़िंदगी भर है ना। आज के ज़माने में क्या थोड़ा सा एहसान कर देता है ना सर, अगर सच्चा व्यक्ति होगा तो वो ज़िंदगी भर उसको मानता है। दुकान मालिक जितने भी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जब 1.5 महीने से 2 महीने से दुकानदार अपनी दुकान के ताला लगा करके घर पे बैठा है, 1 रुपया उसने नहीं कमाया, आपकी दुकान का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का जो किराया है वो कैसे दे पाएगा? ये इंसानियत का तकाजा है सर। जितने दुकान मालिक हैं, जितने मकान मालिक हैं, अगर आप वाकई में जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ अजय जी है या उनकी जो पूरी टीम है शानदार काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों का सहयोग कर रही है, तो इतने सहयोग की तो अपील मैं आपसे भी कर सकता हूँ, अपेक्षा आपसे भी कर सकता हूँ कि सर प्लीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का उनका किराया छोड़ दें, माफ़ कर दें, ज़िंदगी भर इन्हीं से तो कमाना है सर। याद रखिए, बुरा वक्त जो है ना वो तो धीरे धीरे गुजर जाएगा सर, लेकिन बुरा व्यवहार जो है ना वो टीस बन करके जीवन भर हमेशा दिल में रहता है कि इस व्यक्ति ने उस वक्त मेरे साथ ऐसा किया था। इतनी सी इंसानियत ज़रूर करें आप। जितने भी दुकान मालिक हैं, मकान मालिक हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ जितना छोड़ सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं ज़रूर करें। बहुत उदाहरण है सर हमारे सामने ऐसे। पिछले कोरोना काल में तो सर लोगों ने आगे से बढ़ चढ़ करके, किसी ने 5 महीने का, किसी ने 6 महीने का किराया छोड़ दिया। बिल्कुल कोई किराए की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके भी आप सहयोग कर सकते हैं, इंसानियत दिखा सकते हैं। और समय अब सामान्य होने जा रहा है साहब, जितना हमसे बन जाए उतना लोगों का सहयोग ज़रूर करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। गर्मी का सितम अभी है, लेकिन शुक्र ये है ऊपर वाले का कि डेली शाम को जब ये काली घटाएं घिर के आती हैं और सुकून की बारिशें करती है ना साहब, थोड़ी सी राहत मिल जाती है, गर्मी से ठंड हो जाती है, तो लगता है कि हाँ। बाकी जिस्म से पसीना निकलना भी ज़रूरी है साहब। कोरोना को हराना है ना तो एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और इस शरीर को जितना काम में ले सकते हो ना सर उतना लो, सीधी सी बात है। वरना ठीक है, पहले बुज़ुर्गों की उम्र 100 साल हुआ करती थी, आजकल तो 50 साल 60 साल जो है ना वो बहुत है साहब। इतना ही ज़िंदगी मौका देती है, इससे ज़्यादा देती नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत ज़रूर है। प्री मानसून की बारिश है, जल्दी मानसून भी आने वाला है और उम्मीद ये करते हैं अच्छी खासी बारिश हो। दूसरी बात, किसान भाइयों से मेरी वही रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा जागरूक बने, अपने पटवारी से, ग्राम सेवक से, सेक्रेटरी से मिलें, और अब आने वाले समय में फसलों की तैयारी कैसे करनी है, बीज कहाँ से लाना है, किस क्वालिटी का लाना है, उसकी तैयारी करें। और ये जो छोटी मोटी हरकतें करते हो ना कि सीमाओं को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है साहब। सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बस अगर आपके पास में थोड़ा सा ज़र्रा है, ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा है, तो उस पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करें, जीवन यापन करें। बाकी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने से तो सर कई परिवार बर्बाद हो गए और कई परिवार बर्बाद
हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता साहब। प्रक्रिया बहुत लंबी है और न्याय के इंतज़ार में पीढ़ियां ख़त्म हो जाती हैं मगर न्याय नहीं मिलता। अच्छा ये है कि इन सारे पचड़ों से दूर रहें, प्रेम, आपस के व्यवहार, सौहार्द के साथ में रहें, अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करें। हालांकि ये कहते हैं कि मित्र और पड़ोसी हमारे चुनने से नहीं मिलते साहब, वो और समस्या है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद कर रहा हूँ कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप करते होंगे और जी न्यूज़ पोर्टल की जो खबरें हैं उन पर भरोसा है आपको, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। आप भरोसा करते हैं, शेयर भी किया कीजिए और अपनी समस्याएं, अपनी जो भी बातें हैं बेझिझक आप हमें भेजिए। हम संबंधित प्रशासन को, अधिकारियों को वो बातें भेजते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।